हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज के चैप्टर 5 उत्साह और अट नहीं रही कविता का भावार्थ। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन, सबसे पहले उनकी जीवन काल के बारे में जानते हैं कि उनका जीवन काल 1899 में शुरू हुआ, तब उनकी जन्म तिथि हो गई और 1961 तक रही, 1961। इनका जीवन दुखों एवं संघर्षों से भरा रहा। इनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। इनका जन्म स्थान बंगाल है। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं जिनके नाम हैं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि। इन्होंने अपनी एक निराला रचनावली भी लिखी है जिसके 8 खंड हैं, जिसमें उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य को समाया है। निराला जी स्वतंत्रता संघर्ष में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने यह कार्य किया है और 1961 में उनकी जो जीवन लीला है समाप्त हुई। ये थी कवि परिचय। अब हम कविता के बारे में जानेंगे। कविता उत्साह में निराला जी ने किन तथ्यों को डाला है वो जान लेते हैं। उत्साह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय जो कि बादल है उस पर रचित है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें मुख्यतः बादल से संबंधित विषय ज़रूर होते हैं। तो इन्होंने इस कविता में बादल के 2 रूप दर्शाए हैं। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने अपने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं उस पर विश्वास रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। बादलों के ज़रिए वे निराश व हताश लोगों में उम्मीद जगाना चाहते हैं और उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हमें जीवन से हार नहीं मानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते हुए यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अच्छे दिन वापस आ जाए। और दूसरी कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि जिस तरह बादल बरसकर छोटे अंकुरों में नई जान डाल देते हैं, वैसे मनुष्य को अपने सारे दुख भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह कविता निराश मन को आशा में बदलने के लिए है, सोई क्रांति को जगाने के लिए है। तो चलिए, सबसे पहले जो कविता है उनकी उत्साह, उनके बारे में जान लेते हैं। और दूसरी कविता थी इनकी अट नहीं रही, जो इसी में है, चैप्टर 5 में ही दिया हुआ है। इसमें उन्होंने फागुन के सौंदर्य का बखान किया है। होली के समय जो महीना होता है फागुन, जिसमें प्रकृति की मनोरम दृश्य देखने को मिलती है, प्रकृति खिल सी जाती है, उनका वर्णन इन्होंने इसमें किया है और कैसे हवाएं फूलों की खुशबू से महक उठती है और नशीली होकर पूरी हवा घर घर में फैल जाती है और लोगों को मदमस्त कर देती है और लोग उसमें झूमने लगते हैं। अट नहीं रही कविता में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो सबसे पहले उत्साह कविता के बारे में हम बताते हैं। तो चलिए, उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले।
यह है कविता का पहला पैराग्राफ, पहला अनुच्छेद है, जिसमें कवि कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बादल बादल गरजो। इसका अर्थ है, ये जो पंक्ति दी गई है, बादल गरजो, कहते हैं कवि कि हे बादल गरजो। बादल को वह गरजने के लिए कह रहे हैं और आकाश में बिजली चमकाने के लिए कह रहे हैं कि आप गरज कर और बिजली चमकाकर धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करें और हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाएं। हे काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल। यहाँ पे इन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा है घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ठीक है, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ का अर्थ है कि बादल आसमान में छा जाओ और पूरा घेर लो। उन्हें क्या होता है, पूरा घेर लो और झमझमा कर बारिश करो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले। कवि ने यहाँ बादल की तुलना काले घुंघराले बाल, जो एक छोटे बच्चे की होती है, बाल कल्पना के इसे पाले में लिखा गया है कि एक छोटा बच्चा, उनकी कल्पना करते हुए कवि बादलों से उसकी तुलना करते हैं एक छोटे से बच्चे से जो एक गोल मटोल सा है और जिसके बाल घुंघराले घुंघराले हैं, वह उस जैसा प्रतीत हो रहा है। कहते हैं कि बादल की गर्जन में, जब बादल गरजता है उसकी गर्जन में एक क्रांति का संदेश होता है। हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से, चमकती बिजली के प्रकाश से, विद्युत छवि जो यहाँ पे दी हुई है, ये उर्मे कवि अपने बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और नए जीवन का संचार करो। नवजीवन वाले हैं, हमारे हृदय में एक ऐसी शक्ति भरो क्रांति से कि हमारे अंदर की जितनी भी निराशाएं हैं वो दूर हो जाए और हमारे अंदर नवजीवन समा जाए। ठीक है, इसलिए कवि बादल को कहते हैं। अब हम लोग दूसरी, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। पंक्ति में कवि के व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल में जो होती है, वर्षा की सहायता से धरती पे नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। जब वो बारिश करता है तो धरती में नवजीवन फैल जाता है। इसलिए कवि बादल को कहते हैं कि तुम नवजीवन लाने के लिए एक नई कविता लिख दो, नूतन कविता। कवि ने यहाँ पे कहा है कि ब्रज छिपा, ब्रज बिजली करके, बिजली चमकाकर एक ऐसा रोशनी फैलाओ मानव जीवन पर कि उनके अंदर एक नया जीवन आ जाए, नवजीवन आ जाए। सब जो परेशान है लोग, उनके लिए ये कहा गया है। और कहते हैं कि तुम एक कवि के रूप में एक नई कविता, नूतन कविता लिख डालो और लोगों में नवजीवन का संचार करो, फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, इस तरह से इस पहले पैराग्राफ में कवि ने बताया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो निराशा भर गई थी और हम उस निराशा में डूबकर बैठ गए थे, उस निराशा को हटाओ और फिर से आशा जगाओ, हमें एक नया जीवन प्रदान करो, हमें जीने की नई आशा दो।
जो कि हमारा जो मन था, क्या था, विकल था, विकल विकल था। क्यों था विकल विकल? क्योंकि जो बारिश नहीं होने के कारण सभी मनुष्य तड़प रहे थे, तपती गर्मी से उनको राहत नहीं मिल रही थी, वो तड़प रहे थे। भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और उससे राहत पाने के लिए कहते हैं कि तुम जो विश्व के निधात के सकल जन, ठंडक देने के लिए और छांव देने के लिए तुम आ जाओ। बादल, बादल को कह रहे कवि कि जो गर्मी है उससे बचाने के लिए तुम आ जाओ। हमारा मन जो है व्याकुल है, उन्मन है, प्यास से तड़प रहे हैं, जल रहे हैं जो गर्मी है उससे। तो उसके लिए आप आ जाएं और झमझमा कर बारिश करें और सारी गर्मी दूर करें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कहते हैं कि जो बादल है किसी अज्ञात दिशा से आए हैं, पता नहीं किस दिशा से आए हैं, और पूरे आसमान को ढक लिया है और तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती, ये कहते हैं। और बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझा देते हैं, उसे शीतल कर देते हैं। और धरती जब शीतल हो जाती है, सारे लोगों जो भीषण गर्मी के प्रकोप से तड़प रहे थे वो बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर उठता है। जब भी बारिश होती है तो सभी लोग कितने उत्साहित हो जाते हैं, एकदम झूमने लगते हैं। गर्मी के दिनों में जब बारिश या बादल देख लेते हैं तो सभी अपने सारे दुख भुलाकर झूमने लगते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर ये बन रहा है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये पंक्ति थी, उसी का अर्थ था कि जो धरा तप रही थी उसको क्या करना है, जल से शीतल कर देना है। जो धरती जल रही थी सूर्य की गर्मी से, उसे जल से शीतल कर देना है। बादल को कवि कहते हैं गरजो। ये थी हमारे उत्साह कविता की पंक्तियाँ, जिनके अर्थ मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। अब दूसरा है हमारा अट नहीं रही है। अट नहीं रही है एक ये कविता है। इसमें पहली पंक्ति में उन्होंने लिखा है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। मतलब जो फागुन के मास में जो सौंदर्य होता है प्रकृति का, वो अपने चरम सीमा पर होती है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे ही कहते हैं हम लोग फागुन, ठीक है। होली के समय में जो मौसम होता है उसे कहते हैं फागुन। और उसकी जो आभा, जो सौंदर्य है, वो इतनी खूबसूरत है कि वो हमारे मन में, तन में, मतलब अट नहीं पा रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है, इस तरह का है। और उनकी खूबसूरती, प्रकृति की जो खूबसूरती होती है वो चरम सौंदर्य पर होती है और इतनी इठलाती है। सारे पेड़ हरियाली, हरी भरी हो जाती है, प्रकृति हरियाली से भर उठती है, रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, हवा चलने लगती है। तो इन सब दृश्यों को ही देखकर कवि कहते हैं कि क्या वो हमारे मन को इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है कि वो हमारे मन में समा नहीं पा रही है, ठीक है, सट नहीं रही है कहते हैं। और इस हवा से लोगों पर जो फूलों की खुशबू है वो हवा में घुल जाती है और वो खुशबू जो है खुशबूदार होकर हवा सारे घरों में फैल जाती है। यहाँ पे कहा गया है, कहीं सांस लेते हैं घर घर भर देते हैं। जो हवा की मस्ती है, जो हवा में वो खुशबू फैली हुई है, वो सारे घरों में फैल जाती है। जहाँ भी आप सांस लोगे वो खुशबूदार हवा आपके अंदर जाएगी और घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
इस तरह यहाँ पे कहा गया है कि जो हवा है चारों सब घर में फैल जाती, क्योंकि हवा हर जगह विराजमान है, सारे घर में फैल जाती है। और पक्षी पक्षी भी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो उड़ने के लिए नभ में, या उड़ने को नभ में तुम, नभ मतलब आकाश, जो पक्षियों के लिए कहा गया है कि पक्षियाँ भी इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो नभ में उड़ना चाहती हैं। ठीक है। वातावरण इतना खुशबूदार रहता है कि सभी पक्षी झूमते हुए आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर वो भी खुशी से घूमना चाहते हैं। मस्ती से भरी हवाएं, हाँ, आनंद हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य इतना अच्छा लगता है कि आँख हटती नहीं है उससे, जो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कोई भी खूबसूरत दृश्य होता है जो हमारे आँखों में समा जाता है, उससे हम लाख चाहें तो आँखें अपनी नहीं हटा पाते हैं। तो वैसा दृश्य हमें फागुन के मास में प्रकृति का देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगली पंक्ति में देखते हैं हम। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उर्मे, मंद गंध पुष्प माल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। इस पंक्ति में कहा गया है कि पत्तों से लदी लदी डाल, मतलब जो पेड़ है उसमें कोमल कोमल हरे हरे लाल पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ पेड़ों पर। उनके बीच में कुछ रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पेड़ जो है रंग बिरंगी फूलों की माला पहन रखी हो। यहाँ पे कवि ने कहा, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं परी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाला। पत्तों से लद गई है डाल, कहीं हरी तो कहीं लाल। पत्ते जो है कुछ हरे हैं तो कहीं कुछ लाल है, और उड़ में ऐसा सुगंधित गंध आ रहा है, जैसे ऐसा प्रतीत होता है मानो जो पेड़ है उन्होंने फूलों की माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू जो है वो बहुत ही मादक होती है, मस्त होती है। और फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। और जो ये खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती दिखती है, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जो पाठ पाठ है में पुनरुक्ति अलंकार है, उसमें कहते हैं कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो हमारे हृदय में नहीं समा रही है। तो ये थी हमारे आज का यह था हमारा आज का टॉपिक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। उत्साह और अट नहीं रही कविता का आशय। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।